तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में भैया डिस्कस करने वाले हम लोग रिड्यूस्ड मास के बारे में कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का फॉर्मूला होता है उसका, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने सैटेलाइट्स का मोशन देख लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करा था। तो ये सब चीज़ें हमारी पीछे की है, जो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के टॉपिक में रिलेट करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है भैया रिड्यूस्ड मास के बारे में। ठीक है। एंड रिड्यूस्ड मास से रिलेटेड मतलब इसको एक चीज़ ऐसा भी कहते हो, कभी-कभी ना एक ये होता है क्या है एक्चुअली में। तो जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो कभी-कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगता है ना कि यार कभी अगर इसमें 1 मास दिया होता ना तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। तो ऐसा कभी-कभी क्वेश्चंस आते हैं कि यार अगर इसमें कोई इस क्वेश्चन में कोई एक मास वाला ऑब्जेक्ट रहता, तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाता, एकदम आराम से सॉल्व ईज़ी कर लेता मैं इसको। तो वैसे क्वेश्चंस को ना टैकल करने के लिए ये रिड्यूस्ड मास काम में आता है। ठीक है। रिड्यूस्ड मास का मतलब होता है कुछ चीज़ों के मास को रिड्यूस्ड करा जाता है। जैसे अगर आपके पास में 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके मास अलग-अलग करके दिया गया है एंड उसके उनमें से किसी एक को मास को टैकल करके हटाना है, ठीक है? या फिर उनके सिर्फ़ मास दे के रखा है, मतलब उनके मास को कंपेयर करके आपको सिर्फ़ एक मास तैयार करना है एंड उस एक मास को यूज़ करके आपको फ़ोर्स वगैरह निकालना है। तो वो काम इससे बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है? वो ये काम ना, ये जो रिड्यूस्ड मास है ना, उधर पे जाके बहुत आसानी से यूज़ होता है, ठीक है? तो उस चीज़ का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है जिसमें अगर हमारे पास में 2 से ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं, ठीक है? तो उनका अगर मास वगैरह हमारे पास में होता है, उनको सिम्प्लीफाई करने में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग रिड्यूस्ड मास का सहारा लेते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो टॉपिक है हमारी, या टॉपिक का नाम है रिड्यूस्ड मास, ठीक है? जो हमारे पास में टॉपिक है उसका नाम क्या है? रिड्यूस्ड मास। अब ये रिड्यूस्ड मास करता है क्या है, कैसे निकालते हैं? तो सिंपली है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सपोज़ करेंगे कि हमारे पास में 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ हमारे पास में ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या करा, ये एक्स, वाई, ज़ेड नाम का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास में। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज़ करो हमारे पास में 2 बॉडीज़ हैं, एक है ये एंड दूसरा है ये, ठीक है? 2 बॉडीज़ हैं। अब दोनों बॉडीज़ हैं भैया, तो बॉडीज़ का कुछ ना कुछ तो मास होगा, क्योंकि बॉडीज़ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी बोलते हो। तो अगर ये 2 बॉडीज़ हमारे पास में, तो इनका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो लेट्स सपोज़ इसके मास को m1 नाम देते हैं एंड इसके मास को m2 नाम देते हैं, ठीक है? एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं हमारे पास में, जो बॉडीज़ हमारे पास में m1 मास का और m2 मास का, तो सपोज़ करते भैया वो सेंटर से ना R1 डिस्टेंस पे, ये वाला R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है? एंड ये वाला किस पे है? R2 डिस्टेंस पे, ठीक है? ये हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, M1 जो है आपके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे, जिसको आप ओरिजिन भी बोलते हो, तो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, M2 जो है ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे। एंड एक चीज़, इनके जब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है? तो ये इनका डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? ये कर सकते हो, जिसको आप लेट्स से R1 माइनस R2 बोलते हो, ठीक है? इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, उसको आप R1 माइनस R2 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? R1 माइनस R2 कंसीडर करके कुछ एक अलग से नाम दे दो, अलग से नाम R दे देते हैं, ठीक है? इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको R1 माइनस R2 करके R नाम एक इक्वल, मतलब इक्वल करके एक R नाम सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? मतलब बेसिक सा काम क्या है कि इनके बीच का पोजीशन भी निकालना हो, तो इसी फॉर्मूले से पोजीशन निकालते हो। जैसे अगर आपको M1 से M2 जाना है, फिर M2 से M1 जाना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है, तो पोजीशन निकालने के लिए बाद वाली से मतलब फाइनल वाली से इनिशियल वाली को आप माइनस करते हो। तो वो काम वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़, इसको अगर लिखना हो तो क्या करोगे? देखो, इसका कोई डेफिनिशन वगैरह नहीं है। पहली बात कि इसका कोई डेफिनिशन नहीं है, ठीक है? सिंपल। दूसरा, लिखने के केस में क्या कर सकते हो, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर, ये काम कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर, ये चीज़ लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ, M1 एंड M2, ठीक है? मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, masses of 2 objects uh, have a distance have a distance r1 and r2 from the origin, from the origin। लिखने के लिए इतना सा लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है? लिखने के लिए इसके अंदर इतना सा लिख सकते हो, देन द रिड्यूस मास इज इक्वल्स टू, ये काम कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? बाकी कोई इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं, तो डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? जहाँ भी देखोगे ना ऐसे थियोरेटिकली लिखना लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है? अब इसमें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो जैसे हमने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को रखा,
तो जब भी आप जानते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है भैया, तो ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे रखोगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ये अंडर द सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे हैं, अंडर सेंट्रल फोर्स के अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट्स को पास-पास में रखते हो यानी कुछ डिस्टेंस पे रखते हो, तो उनके ऊपर एक फोर्स काम करता है, ठीक है? जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। तो जैसे इनको आप पास-पास में रखोगे, तो ये M2 ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, M1 ऑब्जेक्ट M2 को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। दोनों के पास में अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है भैया, क्योंकि मास है, तो मास दोनों अपने ये दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो M1 उसको खींचता है, ठीक है? M1 मतलब M2 इसको M1 को अपनी तरफ खींचता है, इस पे फोर्स लगाता है, M1 पे फोर्स लगा मतलब M2 पे M1 फोर्स लगाता है, M1 पे M2 फोर्स लगाता है, ठीक है? तो हमारे पास में फोर्स का एक फॉर्मूला बनेगा, जैसे लेट्स सपोज अगर M2 ने M1 पे फोर्स लगाया, ठीक है? तो इसको नाम देते हैं F12, F2 मतलब M2 ने M1 पे फोर्स लगाया एंड इसको नाम देते हैं F21, ठीक है? चलो ये एक नाम देते हैं फोर्स का। तो हमारे पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है भैया, अगर M2 फोर्स लगाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं F12, ठीक है? M1 पे M2 ने फोर्स लगाया, ठीक है? एंड M2 पे M1 ने जो फोर्स लगाया उसको नाम दिया हमने F21 करके, ठीक है? सिंपल ये। अब जब आप जानते हो कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? हमारे पास में फोर्स का जो फॉर्मूला आता है नॉर्मली, फोर्स का भैया एक फॉर्मूला होता है, जिसको आप ये कंसीडर करते हो कि बाई ये काम कर सकते हो बाई फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बाई फोर्स फॉर्मूला, ठीक है? फोर्स फॉर्मूला। अब ये फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, डिस्टेंस है हमारे पास में, ठीक है? पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एंड मास है। तो पोजीशन वेक्टर, फोर्स एंड मास के केस में हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो इस तरीके से होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में। अगर आपके पास में मास है, पोजीशन वेक्टर है भैया, एंड आपके पास में अगर फोर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन करते हो डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन को बोलते हो आप फोर्स, ठीक है? तो ये चीज़ को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को आप डायरेक्ट करके लिख सकते हो डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है? मतलब पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन एक साथ कर दो तो भैया ये आ जाएगा आपका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है? अब अगली बात सुनना, ये तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो अब जब F12 की वैल्यू निकालने जाओगे तो F12 क्या है, M2 ने M1 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, एम डी स्क्वायर आर वन डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है? एंड दूसरी चीज, दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो होंगी, देखो देखो ध्यान से देखना, जो दोनों फोर्सेस होंगे ना उनकी वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। बाद में देखो अभी कंसीडर करेंगे, चलो F21 भी निकालते फिर वो देखते हैं। F21 निकालोगे तो F12 मतलब हो तो गया, F21 का मतलब कि दूसरे वाले M2 पे M1 ने फोर्स लगाया है, ठीक है? तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा M1 का फोर्स था एंड ये M2 के लिए निकाल रहे हैं, तो डी स्क्वायर आर टू डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास में फोर्सेस का फॉर्मूला आएगा, सिंपल, ठीक है? अब अगली चीज आप यूज कर सकते हो बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? अब थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, ठीक है? ग्रेविटेशन का थर्ड लॉ यूज करेंगे या फिर मोशन का ही थर्ड लॉ यूज कर लो। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो हमारे पास में वो आता है मोशन के केस में, तो वो क्या होता है, जिसको आप एक्शन एंड रिएक्शन वाला लॉ बोलते हो ना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हो, तो उसमें यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकंड ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगाया एंड सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है भैया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो सेम चीज यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको एक सिंपली नाम देते हैं। देखो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है, कि जितना कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का फोर्स लगता है, उसी को आप बोलते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो इसको एक नाम देते हैं, सिंपल एफ नाम दे देते हैं, ठीक है? एफ इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब सिंपली इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करोगे एंड जब वैल्यूज को पुटअप करोगे भैया तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना, वेक्टर एफ इज इक्वल टू मिलेगा, देखो फर्स्टली F12 की वैल्यू को अगर ध्यान दो तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये कंसीडरेशन हो जाएगा, दोनों को बराबर करना है ना, मतलब दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल के साइड में मतलब मैंने ये करा है कि इन दोनों की वैल्यूज को f कंसीडर कर लिया है, ठीक है? दूसरी चीज, इनमें से कोई एक तो आपका माइनस होगा, तो मैं किसी एक को भैया क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो F21 को मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस कंसीडर करता हूँ एंड इसको सीधा सीधा नाम देता हूँ वेक्टर f के इक्वल, ठीक है?
ये मैंने कहाँ से करा? विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैंने ये चीज़ें कंसीडर करी हैं, क्योंकि ये होता ही है एंड उसको मैंने एफ सिंपल कंसीडर कर लिया है, ठीक है? उसके बाद मैंने इनमें से किसी एक को माइनस कर लिया एंड उसको एफ नाम दे दिया, ठीक है? अब अगला काम क्या कर सकते हो, ये इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है? तो सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को ना हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को ना हम ये सेकंड नहीं, ये थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले को सेकंड से करना है, क्योंकि इसका तो काम हो गया, इसने तो बस ये बेस लगाना था, ठीक है? इसका काम बस बेस ये सेट करना था, बस ये था। तो थर्ड वाले इक्वेशन को सेकंड वाले से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो भैया सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा ध्यान देना, ठीक है? तो ये हो जाएगा f माइनस एफ, सीधी-सीधी बात है। तो ये दोनों जो f होंगे हमारे पास में, ये f की वैल्यू, अच्छा इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, जो सुनो एक चीज़, इसको लिखने का मेरा ये रीज़न था ऐसे, इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना था मुझे, मैं थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करता हूँ इसको। इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करोगे तो कैसा कर सकते हो, इधर से m1 को डिवाइड कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा f डिवाइड बाई m1, ठीक है? इज़ इक्वल, इधर पे बचेगा d स्क्वायर r1 डिवाइड बाई dt स्क्वायर, ठीक है? इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इसको कंसीडर कर सकते हो, इसको भी हमने f कंसीडर करा है, बट दिस केस में इसको हमने माइनस का कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा m2 से इधर डिवाइड करोगे तो f m2 एंड इसको माइनस के साथ में लिखना एंड ये वाली साइड बचेगी d स्क्वायर r2 डिवाइड बाई dt स्क्वायर इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में, ठीक है? सिंपल क्या करना है, मैंने इसको f कंसीडर करा था इधर से, ठीक है? तो इसको f कंसीडर कर लिया एंड इसको मैंने माइनस f21 को माइनस किसी एक को तो माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैंने उसको माइनस f कंसीडर कर लिया। उसके बाद m1 से इधर डिवाइड करोगे तो f बाई m1 हो जाएगा, m2 से डिवाइड करोगे तो इसकी जगह पे मैंने f कंसीडर करा था माइनस का, तो माइनस f डिवाइड बाई m2, ठीक है? एंड बाकी ये चीज़ें अपनी 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 जगह पे, ठीक है? आगे अब इसमें से थर्ड वाले को सेकंड में से माइनस करना है, ठीक है? तो माइनस करो, तो ये हो जाएगा भैया f डिवाइड बाई m1 एंड इसको माइनस करोगे तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो f डिवाइड बाई m2 इज इक्वल, ये दोनों साइड्स को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर वन डिवाइड बाई डी टी माइनस का डी स्क्वायर आर टू डिवाइड बाई डी टी, ठीक है? अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, कॉमन करने हैं इसमें से, तो f को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2, ठीक है? इज इक्वल में इधर से डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी को कॉमन कर सकते हो, ठीक है? तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को, अच्छा ये डी टी स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है? इनको कॉमन करते भैया तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस का R2, ठीक है? R1 माइनस R2 एंड R1 माइनस R2 को मैंने स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया था वेक्टर R, ठीक है? उनका जो नेट पोजीशन निकालोगे वो वेक्टर R के बराबर आएगा, ठीक है? तो इसको हम सीधा-सीधा वेक्टर R के बराबर लिखने वाले हैं, बाकी चीज़ों को एज़ इट इज़ उतारेंगे, तो ये हो जाएगा F इज़ इक्वल्स टू 1/m1, ठीक है भैया? प्लस 1/m2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वेक्टर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में मोटा मोटा एक फॉर्मूला बना है जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है? अब इस इक्वेशन 4 में हमारा काम हो गया, हमको जो निकालना था ना वो मिल गया। अब ध्यान देना क्या मिला हमको, तो एक्चुअली में हमको निकालना था रिड्यूस्ड मास, कि हमारे पास में दो बॉडीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उसको वन बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये रिड्यूस्ड मास का एक्चुअली में मतलब होता है कि टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है? तो टू बॉडी प्रॉब्लम हमारे पास में थे, दो बॉडीज थी, उनको हमने सिंपली वन बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हो, ये जो मास हमारे पास में आया है ना, 1/m1, ठीक है? प्लस में 1/m2, इसको लिखा जाता है 1/म्यू के बराबर एंड इस म्यू को ही कहा जाता है भैया रिड्यूस्ड मास, ठीक है? ये जो म्यू दिख रहा है तुमको ना, इसी को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास, ठीक है? तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है 1/m1 डिवाइड 1/m1 प्लस 1/m2 इज इक्वल टू 1/म्यू, और म्यू को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। तो इसमें से हमने ये चीज़ को कंसीडर करा है, ठीक है? मतलब इस चीज़ को ही बोला जाता है रिड्यूस्ड मास एंड इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू की जो वैल्यू आएगी, ठीक है? म्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको पलट देना, उल्टा कर देना, ठीक है? तो ये वैल्यू आएगी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है? ये हमारे पास में म्यू की वैल्यू आएगी, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद उसको उल्टा कर देना, तो म्यू की वैल्यू आएगी m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द रिड्यूस्ड मास फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम, कि अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास कुछ दिए गए हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर्स कुछ दिए गए हैं भैया, एंड उनके मास को कंसीडर करके हमको वन मास में कंसर्ट करना है,
तो आप ये काम कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 प्लस m1 डिवाइड बाई, मतलब m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड मास। ठीक है, आगे की कहानी क्या है, अब इसमें म्यू की वैल्यू को भी रख के सेटिस्फाई करेंगे, तो एफ हो जाएगा। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/म्यू है, तो एफ बाई म्यू कर लो इज इक्वल टू डी स्क्वायर वेक्टर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर म्यू के केस में, तो हमारे पास में फोर्स का ये फॉर्मूला बन जाएगा। एंड इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपके रिड्यूस्ड मास के केस में, जो कि आपके सिलेबस में भी है, हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास कभी कभी पूछता भी है क्या होता है, तो जस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये एक बारी अच्छे से नोट कर लो, जस्ट उसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम के रिड्यूस्ड मास की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, तो जस्ट उसको एक बारी अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे भैया। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको, जैसे पहले हम लोग एक बार यूज करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो जस्ट अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो वो होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड ये माइनस के फॉर्म में, एंड अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो आर कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास में एफ की वैल्यू आती है, एफ इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो जस्ट इसको आप चाहो तो इसकी वैल्यू को पुटअप कर सकते हो। ठीक है, एंड म्यू के फॉर्मेट में अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो इस तरीके से म्यू के फॉर्मेट में वैल्यू निकाल सकते हो भैया, कैसे एफ की वैल्यू रखोगे तो एफ बाई म्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ बाई म्यू, देखो एफ की वैल्यू रखते हैं एंड म्यू को सीधा उधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, म्यू को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे माइनस का जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू डी स्क्वायर वेक्टर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर एंड म्यू, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये, तो ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड भी अगर आपसे कभी रिड्यूस्ड मास का पूछे वैल्यू, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड आपसे कभी रिड्यूस्ड मास का वैल्यू पूछे, तो क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को इधर ले जाके डिवाइड कर देना, तो आपको म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन केस आप ग्रेविटेशनल फोर्स कभी पूछे तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगली जो बात होती है हमारे पास में, मतलब अगला जो टॉपिक है इसमें हमारे पास में, वो है फॉर द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिसको आप एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हो, हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम का भैया रिड्यूस्ड मास क्या होता है, ये हमको बताना होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी हाइड्रोजन एटम का, कोई सा भी एटम ले सकते हो, बट इन केस हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, तो उसका हमको रिड्यूस्ड मास बताना है। अब वो कैसे बता सकते हो भैया, तो आपको अगर पता हो, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वो 1s होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है भैया, और एक एक ही तो इलेक्ट्रॉन और एक ही तो प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक होते हैं। 1s 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भैया एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, मतलब जिस सिंपली अगर इसका मास कंसीडर करना हो, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को आप me कह सकते हो, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन को mp कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो एक एक होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एक के बराबर होते हैं, एंड वो लगभग सेंटर के पास में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन का, वो एकदम सेंटर के पास में होता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है। 1s का मतलब होता है ऑर्बिटल बहुत छोटा होगा, तो ऑर्बिटल बहुत छोटा होगा तो वो उसके सेंटर के पास में घूमेगा। ठीक है, उसके न्यूक्लियस के पास में घूमेगा, तो जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसमें क्या करते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये कंसिडर कर सकते हो भैया। तो आप क्या कर लो, मैं इसको सीधा ना किसी एक को कैपिटल एम, चलो इसको लिखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये चीज हमारे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में पता है, तो एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भैया, वो होता है 1836 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आगे इसका भी यूज होने वाला है, मतलब प्रोटॉन के मास का इतना ज्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का मास।
ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब हमको रिड्यूस्ड मास निकालना था, रिड्यूस्ड मास कैसे यूज़ करेंगे? तो उसका फ़ॉर्मूला निकालना देखो एकदम आसान है। फ़ॉर्मूला होता है म्यू का m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास में रिड्यूस्ड मास का फ़ॉर्मूला होता है। तो m1 को हमने कंसीडर करा है me एंड m2 को कंसीडर करते हैं हम लोग mp। इसको m1 कंसीडर करते हैं, इसको m2 कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा me mp डिवाइड बाय m, क्या हो जाएगा me प्लस mp। ये हमारे पास में एक नॉर्मल सा फ़ॉर्मूला बनेगा, जिसमें से हम एक काम कर सकते हैं, me को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है? एक काम कर सकते हैं हम लोग me को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है? चलो अगर हम me को कॉमन करते हैं, तो अगर हम me को कॉमन करते भैया तो ऊपर बचेगा mp, ठीक है? डिवाइड बाय आप ये कर सकते हो, mp को डिवाइड कर सकते हो, me को डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा me डिवाइड बाय me प्लस mp डिवाइड बाय me, ये कर सकते हो आप, ठीक है? सिंपली हमारे पास में ये केस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? चलो एंड ये 1 से 1 कंसीडर कैंसल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा mp डिवाइड बाय 1 प्लस mp डिवाइड बाय me एंड me हमारे पास में ऑलरेडी जानते हो वो 1836 mp के बराबर है एंड इसकी जो वैल्यू पुट अप करोगे तो mp से mp कैंसिल आउट हो जाएगा भैया एंड 1836 प्लस 1 एन प्लस 1 करोगे तो 1837 डिवाइड बाई 1836 एंड ऊपर एमपी बचेगा, ये केस का फॉर्मूला बचेगा हमारे पास में, ठीक है? एंड जस्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप नियरली मतलब नियर अबाउट 1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? इसको आप नियर अबाउट 1 बोल सकते हो क्योंकि 1 पॉइंट फिर 000 कुछ आएगा, तो आप इसको 1 कंसीडर कर लो, तो ये म्यू जो होगा हमारे पास में मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से हाइड्रोजन का भी रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हो, जिसका रिड्यूस्ड मास आता है मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर, ठीक है? तो कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास बता दो, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम का भैया जो रिड्यूस्ड मास होता है, वो कितना होता है? मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर, ठीक है? एंड सिंपल जब भी आपसे कभी रिड्यूस्ड मास की वैल्यू पूछेगा, तो रिड्यूस्ड मास जो होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के बराबर होता है, ठीक है? तो ये केस था, ये कहानी थी हमारे रिड्यूस्ड मास की कि कैसे हम लोग रिड्यूस्ड मास निकालते हैं भैया, ठीक है? तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। तो कोई भी डाउट हो इसमें तो आप अच्छे से कमेंट करना, ठीक है? जहाँ पे ना समझ में आए एक बार उसको पूछ सकते हो, ठीक है? आप उसको रिवाइज़ करके मतलब एक बार बैक करके देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है? बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।